हेलो बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बहुत आराम से धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अंडर दिस मेथड, एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर आल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो क्या होता था, एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन क्या होता था, सेम होता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जैसे जैसे आपकी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पे। जैसे हमने मशीनरी खरीदी 10,000 की, पहले साल जब इस पे डेप्रिसिएशन लगा 1,000 रुपये का, तो मशीनरी कितने की रह गई? 10,000 में से 1,000 रुपये गए तो अगले साल मशीनरी कितने की रह गई? 9,000 की। तो अगले साल अब डेप्रिसिएशन 10,000 पे नहीं लगेगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो आपकी बैलेंस वैल्यू होती है हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 9,000 पे वो आपका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले डेप्रिसिएशन 1,000 था, अब क्या हो गया 900। तो डेफिनेशन समझ में आई कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, कम। और इसमें डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ना लगा के जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचती है हम उस पर लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर आपने 900 रुपये माइनस कर दिए, बैलेंस कितना आया 8100। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, 8100 पे लगेगा। फिर ये माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा फिर 10% हमारा उस पर लगेगा। ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज़? बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू एसेट की रिटन डाउन वैल्यू होती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट हैज़ नॉट बीन डेप्रिशिएटेड सो फार। बुक वैल्यू को हम वो वैल्यू कहते हैं जिसको हम आगे तक नहीं ले जा सकते, ज़ीरो तक। ओरिजिनल कॉस्ट में से जब हम सारा डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो बची हुई वैल्यू क्या रह जाएगी, बुक वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। मीन्स आप टोटल कॉस्ट में से 10 साल अगर मशीनरी चल रही है, 10 साल का डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो बचेगा, वो जो अमाउंट रह जाएगा उसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। मीन्स फ्यूचर में जब आप कबाड़ी को वो मशीन बेचोगे तो उतना पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें अब हम मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में आपका फर्स्ट पॉइंट है इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि जिस साल आपने मशीनरी खरीदी थी कितने की खरीदी थी या क्या था। हर साल आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, हर साल का अलग अलग। जो आपकी वैल्यू आती जाएगी आप हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, टोटल बर्डन इसका पूरा का पूरा किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होता है। ठीक है, इक्वल लेके हर साल मतलब हम चार्ज करते हैं। बिकॉज इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिजेक्ट। इक्वल कैसे होता है, आप ये देखो, इनकम पे इक्वल चार्ज कैसे हो रहा है। जो शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और रिपेयर क्या होती है, कम। पर बाद के सालों में क्या होता है, डेप्रिसिएशन कम, रिपेयर ज़्यादा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे देखा जाए तो इक्वल इफेक्ट पड़ता है। शुरू में रिपेयर चार्जेस नहीं है तो बाद में रिपेयर चार्जेस हैं। शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो बाद में डेप्रिसिएशन कम है। तो कहीं ना कहीं वो चार्ज, कंबाइंड चार्ज अगर हम उनका निकालें तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, यहाँ पे आपके ऊपर लास्ट में कोई प्रेशर नहीं होता। आप इसमें डेप्रिसिएशन को निकालते रहते हैं तो आप उसको अपना बैलेंसिंग मेथड पे निकालेंगे। जो हमारी एफिशिएंसी है, यूज़फुलनेस है मशीन की, वो मोर होती है अर्लियर ईयर्स में लेटर ईयर्स के मुताबिक। शुरू में मशीन ज़्यादा चलती है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है शुरू में, इसलिए कोई ज़्यादा प्रेशर हम लास्ट के सालों में। देखो, जब डेप्रिसिएशन आप हर साल सेम लगा रहे थे पर मशीनरी की वैल्यू लास्ट में आते आते इतने डाउन हो जाती थी, फिर भी डेप्रिसिएशन इतना लगता था तो प्रेशर हो जाता था लास्ट के सालों में। मतलब इतनी तो कॉस्ट नहीं है जितना हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन देते थे। पर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगता है।
बैलेंस ऑफ एसेट नेवर टू बी ज़ीरो। फर्स्ट मेथड में क्या होता था, अगर 1 लाख की मशीनरी है, आपने उसको 10 सालों में डिवाइड किया, तो 10 सालों में वो डिवाइड होने के बाद 10 साल बाद ज़ीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी आपकी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, बिकॉज हम बैलेंस फिगर का परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इस मेथड को परमिशन भी दी हुई है, अप्रूव भी किया हुआ है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसमें हम एसेट्स को कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते, हम इंटरेस्ट फैक्टर भूल जाते हैं। एज विद द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दिस मेथड इंटरेस्ट उसमें भी नहीं लगता था, इसमें भी नहीं लगता, हम यहाँ पे इंटरेस्ट अपना खो देते हैं। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस मेथड में क्योंकि वहाँ तो एक फॉर्मूला था भाई और हमें पता था डेप्रिसिएशन कितना लगना है, तो यहाँ पे रेट निकालना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट, आपको ओरिजिनल कॉस्ट की नॉलेज नहीं रहती यहाँ पे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में तो आपको हर साल पता होता है ना कि वो मशीन कितने की खरीदी थी, पर यहाँ हमें ओरिजिनल कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, जो बैलेंसिंग फिगर है हम डायरेक्ट उसी पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखना है डिफरेंस बिटवीन लर्न प्लस राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज मैं आपको एक ही न्यूमेरिकल करवाऊंगी ताकि आपको बस ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट करेंगे, ये इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल न्यूमेरिकल को। और फिर आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अपनी नोटबुक पे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क में। तो होमवर्क आपके 2 हो गए, एक आपका क्वेश्चन नंबर 9 और एक आपका ये डिफरेंस। तो इसको ध्यान से समझेंगे। अल्पाइन ट्रेडर ने एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को, जिसकी कॉस्ट कितनी है 8000, उस पर उसने खर्चा किया 2000। तो जो पहली मशीनरी परचेज की है उसने, वो कितने की हो गई 10,000 की। फिर इन्होंने कहा द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, 4 साल इसकी लाइफ है, आपको इसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू दी हुई है, आपको इस बुक वैल्यू का कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन में एज इट इज़ रहेगी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये बुक वैल्यू क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने उसकी पेमेंट दिखा दी कि 8000 रुपये आपने वैसे पेमेंट करी है और 2000 रुपये आपने वैसे तो यहाँ पे आपका 10,000 की मशीनरी, ये आपकी क्या है परचेज। हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं हमारी एंट्री क्या होती है एसेट को परचेज करने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हमने 1 अप्रैल को खरीदी है तो पूरे साल का लगेगा, आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 2015 1 अप्रैल, 2016 31 मार्च, 10% 10,000 पे कितना हो गया 1000। बैलेंस कैसे आया आपका, 10,000 में से आपने 1000 माइनस कर दिया, आपका कितना आ गया 9000। ये बैलेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब देखो, देखने वाली बात क्या है, इस मेथड में और पहले वाले मेथड में क्या फ़र्क है, वहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन लेते थे वो सेम लेते थे, यहाँ सेम नहीं होगा। आपका बैलेंस कितना है 9000, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जो आपका बैलेंस है आप उस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 9000 का 10% कितना हो गया 900 रुपये। बैलेंस कैसे आया आपका, 9000 में से आपने 900 रुपये माइनस कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी बैलेंस वैल्यू होती है अब डेप्रिसिएशन उस पे कैलकुलेट होगा। 8100 आ गया, इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया आपने, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 8100 का 10% आ गया 10%। बैलेंस कैसे आएगा 8100 माइनस 810, फिर ये आपका बैलेंस आ गया। 4 सालों के लिए इन्होंने बोला था, ये 4th ईयर है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका कैसे निकला 7290 का 10%, ये आपका क्या आ गया डेप्रिसिएशन। बैलेंस कैसे आएगा 7290 माइनस 729, बस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपने बस एक ही चीज़ नहीं सीखी है, वो क्या है कि डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पे ना लगा के जो रिमेनिंग वैल्यू है हम उस पे कैलकुलेट करेंगे। 4 साल इन्होंने बोले थे, 4 साल का हमने अकाउंट बता दिया। 4 साल बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई 6561। अब ये मशीनरी ख़त्म हो गई है, क्यों, क्योंकि इस मशीनरी की वैल्यू ही कितनी थी लाइफ 4 ईयर्स, और अकाउंट भी पूरे 4 ईयर्स का बनाना था। तो देखो यहाँ से आंसर मैच हो गया।
स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब मशीनरी का पूरी तरह से यूज़ हो चुका है, लास्ट में कबाड़ी में बेचने के लिए जो वैल्यू बची है। तो इकोनॉमिक लाइफ 4 साल की थी और आपको अकाउंट भी 4 साल का बनाना था, तो ये आपका एक तरह से आंसर दिया हुआ था आपको कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो 4 साल के बाद आपका क्या बैलेंस यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट उसमें हम अपना सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप बस पहले ये मेथड अच्छे से समझ जाइए। आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए। आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, नाइन्थ आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है। 11th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, इफ प्लांट इज परचेज्ड फॉर ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल 2009, इट इज़ एस्टिमेटेड कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स इतनी होगी। मैंने कहा रेजिडुअल वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इसको इग्नोर कर दो, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है 60,000 की मशीनरी, 10% डेप्रिसिएशन और अकाउंट बनाना है 4 सालों के लिए। चाहे इसकी वर्किंग लाइफ कितने भी सालों की क्यों ना हो, आपको अकाउंट बनाना है 4 सालों के लिए। 4 साल का अकाउंट बनाइए, 4 साल के बाद आपका ये बैलेंस आंसर में आ जाएगा। क्लियर है? तो आज आपको मैंने सिर्फ एक ही बिल्कुल छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन दिया घर से करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 घर से करना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछेंगे, पर इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।